जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास सीरीज के सेकेंड टेस्ट के ऊपर। जैसे हमने पहले टेस्ट में जी के जीएस प्लस करंट अफेयर प्लस हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपना आत्मविश्वास बढ़ाया था, वैसे ही सेकेंड टेस्ट को भी देखेंगे। यह सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। यह सीरीज सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 2 टेस्ट के रूप में आ रही है आजकल। ठीक है, तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए अब बात करेंगे अपने पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। ठीक है, अब 2-3 प्रश्न यहाँ पे और याद रख लेंगे आप। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील में स्थित है दोस्तों, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील में स्थित है और यह एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, केबुल लामजाओ। और यहाँ पे एक हिरन पाया जाता है जिसको हम संगाई हिरन के नाम से जानते हैं। इतना फैक्ट याद रख लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। पेरियार झील लैगून नहीं है, लेकिन अष्टमुदी, चिल्का और पुलिकट झील ये लैगून झील है। अब देखिए लैगून झील होता क्या है, जैसे मान लीजिए दक्षिण भारत है। ठीक है, अब यहाँ से दक्षिण भारत का एक मान लीजिए ऐसे कटा हुआ हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर पानी क्या होता है बंगाल की खाड़ी से इसमें जाके एकत्रित हो जाता है, तो इसको हम लैगून झील बोल देते हैं। और अगर यहीं पे ये सामान्यतः कोई झील है तो इसको लैगून झील नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे पेरियार झील आप कह सकते हैं इसको, ये केरल में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखें, आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। ठीक है, तो अब देख लें, लुनार है मध्य प्रदेश, नक्की है गुजरात, कोलेरू है आंध्र प्रदेश, पुलिकट है केरल। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। केवल कोलेरू आंध्र प्रदेश सही से सुमेलित है। बाकी लुनार आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, नक्की कहाँ पे आप बताएंगे और पुलिकट कहाँ पे है ये भी आप बताएंगे। ठीक है, चलिए राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी से संबंधित प्रश्न देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये करंट अफेयर का टॉपिक है, क्योंकि इस बात पे विवाद चल रहा था। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। एक चीज और याद रखें, अगर आपसे भाग पूछे तो ये भाग 2 का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 5 क्या है आप बताएंगे। अनुच्छेद 12 से 35 फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट है। और अनुच्छेद 36 से 51 क्या है दोस्तों? डीपीएसपी है। ठीक है, आपने नाम सुन रखा होगा, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और ये क्या है? मौलिक अधिकार। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, ठीक है, बहुत अहम मुद्दा है। ठीक है, अभी न्यूज में था। तो आरक्षण उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। ठीक है, आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 52 में दोस्तों राष्ट्रपति होगा भारत में एक, इस बात की परिभाषा है। अनुच्छेद 54 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडली है। क्या है? जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सम्मिलित होंगे उनकी एक मंडली तैयार होती है, तो निर्वाचक मंडली अनुच्छेद 54 के अंतर्गत निर्धारित होती है। अनुच्छेद 55 में कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से चुना जाएगा, ठीक है, कौन सी मत प्रणाली अपनाई जाएगी, उसका प्रावधान है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए केरल का सबरीमाला जो टेम्पल वाला विवाद था, तो दोस्तों वहां पे अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 14 के बीच में हो गया था गहमा गहमी। तो दोस्तों 5 जजों की बेंच बैठी और समानता के अधिकार को ज्यादा महत्व मिला। अब मुद्दा क्या था? तो मुद्दा यही था, सबरीमाला मंदिर में 10 साल से ऊपर की लड़कियां नहीं जा सकती थी। ठीक है, तो यही मुद्दा था। चलिए बात करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आप ढूंढिए जल्दी से, आपने पढ़ाई करी होगी राजनीति शास्त्र का। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है,
आपको क्या ढूंढना है, कौन सा कथन सही है, तो वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। अब भौतिक भूगोल से संबंधित हम प्रश्न देखेंगे, तो ध्यान से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, तो दोस्तों कौन सा 180 डिग्री देशांतर क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रश्न नंबर 12 के राइट आंसर की बात करें, तो कुछ देशों के विभिन्न भाग के दिन व समय एक समान रखना चाहिए। ठीक है, एक समान हो, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिग जैग है, ऐसे 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 है। ठीक है, लेकिन ये 180 डिग्री देशांतर पे मानी जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर आपसे प्रश्न पूछे भारत का प्रमाणिक समय या तो आईएसटी कितने प्रदेश से होकर गुजरता है, तो दोस्तों 5 प्रदेश से। वो 5 प्रदेश कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे, यूपी है, उसके बाद एमपी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बाद ये जाता है उड़ीसा में। ठीक है, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से होकर निकल जाता है। ठीक है, तो भारत के 5 प्रदेश हैं। और यहाँ पे स्थान अगर पूछे, तो दोस्तों प्रयागराज का नैनी है। ठीक है, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर 14 देखिए। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजा है, तो 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा, तो दोस्तों समय तो होगा 3:20। लेकिन समझिए कैसे। अगर हम बात करते हैं ग्रीनविच रेखा का, तो ये 0 डिग्री देशांतर को ही हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर यूनाइटेड किंगडम के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरता है, इसलिए। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और सूर्य की अगर स्थिति यहाँ पे, तो पूर्व में सबसे पहले सूर्योदय होगा। तो आपको पता है उगता सूरज का देश जापान हो जाता है। ठीक है, और विश्व के मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जापान देखने को मिलता है। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर 50 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात है, तो यहाँ पे कहीं होगा 50 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, और एक चीज आप याद रखेंगे, पृथ्वी को अपना 15 डिग्री देशांतर घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। अब देखिए, 50 में आप 15 से भाग देंगे, तो दोस्तों कितना आएगा, 3 घंटा कुछ आएगा ना, 3 घंटा आप बोल लें, और उसके बाद आपको 5 डिग्री शेष बच जाएगा। और 5 डिग्री, अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो अगर 5 डिग्री घूमेगा तो 5 चौक को 20 मिनट, तो 3:20 ऐसे इसका हो जाता है। यानी कि ये यहाँ पे शाम का क्या हो रहा होगा, 3:20। ठीक है, तो याद रख लेंगे आप। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 पे। आनुवंशिकता का नियम के जन्मदाता कौन है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिलोसफी जूलॉजी की, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। ये क्वेश्चन होगा जूलॉजिकल फिलोसफी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, जूलॉजिकल फिलोसफी के लेखक कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है, देख लीजिएगा। अगर फिलोसफिक जूलॉजी की बात हो, तो उसके रचनाकार पियरे वेलन है। लेकिन अगर बात करें लैमार्क की, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम बोलते हैं फिलॉसफी जूलॉजिक, या तो फिर जूलॉजिकल फिलॉसफी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के हिसाब से फिट आता है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका, बताइए, 1816 में इसका खोज हुआ था। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका खोज किया था दोस्तों 1816 में, जिनका नाम था रेटे लैनक। ठीक है, क्या नाम था, रेटे लैनक। और यहाँ पे लैनी के नाम से आप इन्हें देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए। एडवर्ड जेनर ने निम्न में से किस रोग से, मतलब एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने उस रोग के निदान में कुछ कार्य किया है, इसलिए ऐसा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है दोस्तों, चेचक। ठीक है, और इन्होंने चेचक से संबंधित वैक्सीन की खोज करी थी, तो याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखिए। निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हार्वे ने, विलियम हार्वे ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, क्रिश्चियन वर्नार्ड ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा फैक्ट देख लीजिए।
हृदय का पहला प्रतिस्थापन दीक्षित अस्थिगत ने किया था, ठीक है। और हृदय का पहला सफल जो प्रतिस्थापन था वो डॉक्टर सर्जन क्रिस्टियान बर्नार्डो द्वारा किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इनके नाम से। 1967 में इन्होंने किया था और ये दक्षिण अफ्रीका में दिल का प्रतिस्थापन किया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? अब हिंदी के प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य बनता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्श्विक, ठीक है। आप ल बोल के देखिए ना। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ठीक है, तो दयानंद में प्रयुक्त संधि का मतलब कौन सी संधि है? तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि है, ठीक है। दया धन आनंद, ठीक है, तो अ और आ मिलके मतलब आ बन रहे हैं, ठीक है, तो दयानंद, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दीर्घ संधि होता है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा उसका व्याख्यान है, आप पढ़ लेंगे। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इति धन आदि, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 ध्यान से पढ़िए, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसमें जो राइट आंसर है बताइए जल्दी क्या होगा? अम्बुज, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 26 का राइट होगा, ठीक है। याद रखेंगे, देखिए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है नहीं है, ठीक है वाले में तो आप कर ले रहे थे, आपको ढूंढना है कौन सा है जो नहीं है। प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। कटक नहीं है, बाकी अश्व, घोटक और है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के ऊपर। वीणा पाड़ी का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती, ठीक है। तो वीणा पाड़ी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती है, ठीक है। आपको पता ही है ना सरस्वती माता क्या करती हैं? वीणा धारण करती हैं, आपने देखा ही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है। तेली का बैल होने का अर्थ क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बुरी तरह से काम में लगे रहना, ठीक है। तो कहते हैं ना कि देखो तेली का बैल बना हुआ है, जब कोई इंसान खेत में दिनों रात मेहनत करता रहता है, ठीक है, तो कभी कभी लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों नहीं, ऐसे वाक्यों का। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किए, इस रेखांकित वाक्यांश के लिए आपको सही मुहावरा बताना है, ठीक है। तो सही मुहावरा इसका क्या होगा? प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, एड़ी से चोटी का जोर लगाना, ठीक है। चलिए देखिए लोहे का चना चबाना ये बहुत हार्श कंडीशन में यूज किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 देखें आप। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, अब इस रेखांकित वाक्यांश के लिए आपको मुहावरा बताना है। तो प्रश्न नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लुटिया डूब जाना, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 के ऊपर, ध्यान से पढ़ें। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर को बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों इसमें त कई बार त का मतलब यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो ऐसे में आपको बड़ा आसान हो गया। अगर आपने मेरा अलंकार वाला लेक्चर देखा होगा ना दोस्तों, तो आप देखते मात्र 1 सेकंड में ही आंसर टिक कर दिए होंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और जो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्लेलिस्ट है एग्जाम वाला, उसमें आपको मिल जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 32 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ पे देख लीजिए वही व्याख्यान है आप। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो देखिए चरण कमल बंदौ हरिराई, अब इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रूपक अलंकार है। देखिए चरण कमल बंदौ हरिराई, ठीक है, अब यहाँ पे रूपक अलंकार है, आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 34 पे। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष से अगर कोई कथा, कोई लोकगीत या फिर कोई कहानी फेमस होती है तो उसको हम आंचलिक रचनाएं कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 35 पे। बुंदेलो हर बोलो की, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? जल्दी से आप बताएं। अगर आपने मेरा रचना वाला देखा होगा लेक्चर तो आपसे ये प्रश्न बन जाएगा। तो प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो झांसी की रानी की रचयिता भी कौन है बताइए? सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, तो ये प्रश्न इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। रचना के दृष्टिकोण से भी पूछा जाए तो भी, अगर रेखांकित वाक्यांश के रूप में भी पूछा जाए तो भी आपके लिए दोनों तरह से ये प्रश्न कवर हो गया। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे, धैर्य के साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? अर्थशास्त्र से प्रश्न अब आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों जो विकसित देश होते हैं ना, तो उनकी करेंसी को हम हार्ड करेंसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। मुद्रा संकुचन का कारण होता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में जब कमी होती है तो उसी को हम बोलते हैं मुद्रा संकुचन। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति हो, जैसे कोरोना काल में हुआ था, तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं दोस्त? ऐसी स्थिति को कहते हैं हम स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, तो दोस्तों आपको पता है इसको हम मुद्रास्फीति या तो इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। बचत का बजट करके, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि करके, सरकार के व्यय में कटौती करके, यानी कि तीनों के तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करने के लिए? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड ने नशीले पदार्थों की तस्करी के अवैध बाजार में दवाओं की उपलब्धता पर प्रकाश डाला है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये करंट का टॉपिक हो जाता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1968 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1968 में। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 पे। पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का लक्ष्य समाज के समुदायों के 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। इसे किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। आप करंट अफेयर के टॉपिक अब देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 मार्च 2024 को कहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा डिजाइन किए गए डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। 44 देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 देखिए। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 के ऊपर। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में। कहाँ पे दोस्तों? भुवनेश्वर में। ठीक है, किसका स्थापना? भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए। हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बांग्लादेश में। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 देखिए। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? प्रश्न नंबर 48 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि महाराष्ट्र में रंगोली फेमस है। रंगोली किस लिए बनाते हैं? कि जो निगेटिव एनर्जी है वो घर में प्रवेश ना करे। ठीक है, और अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 49 को, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर है, बताइए जल्दी से, वीणा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। 50 प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 50 की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला है? तो अवध को। ठीक है, और कब मिला है दोस्तों? 1856 में। ठीक है, और इस तरह से ये सेशन होता है कंप्लीट। अब आपका जिम्मेदारी है लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए
अब हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।